हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसके पहले हमने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया है। और ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 1 का। हम इसको पहले, जैसे आपका ये काव्य संग्रह है, काव्य मतलब कविताएं हैं, है ना, जो भी लेखकों के द्वारा कविता लिखी गई या काव्य संग्रह लिखा गया, उसका पहले अपन क्या करेंगे, पूरा उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझेंगे। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर किया करेंगे बच्चों। साथ में हिंदी का ग्रामर पोर्शन भी आता रहेगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को निरंतर जो भी वीडियोज मिले उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और हाँ बच्चों, आज का पहला होमवर्क है कि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो आपका बुक है, पहला चैप्टर है। यदि आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। एमपी बोर्ड का स्पेशल ये चैप्टर फर्स्ट है। दूसरे स्टेट में मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों ये एमपी बोर्ड में पहला चैप्टर है, तो आप परेशान मत होना, ठीक है। ये एमपी बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि सर हमारे में चैप्टर है ही नहीं है। ठीक, चलिए शुरू करें। तो पूरा इनका संकलन है, किस प्रकार से कविताओं की रचना करते हैं, तो आप लोग जरूर इसे एक बार देख लेना। तो चलिए बच्चों, आत्म परिचय और जो आपका एक है एक गीत। आत्म परिचय जो पहला चैप्टर है उसमें आपका पार्ट 1 में आत्म परिचय और एक गीत है। वो कहाँ से लिया गया है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखना साफ तौर से लिखा रहता है, ये कविता जो आत्म परिचय है और गीत संग्रह है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता बच्चों, ठीक है। ठीक, चलो अब देखो, बच्चन जी किसका दर्शन कहते हैं, हालावादी। बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं, मतलब हालावादी के कवि हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। शुरू करें बच्चों। पहला स्टेप है जो आपका कविता, उसका पहला स्टेप है। 5 स्टेप आज हम बात करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले हम संदर्भ की बात करते हैं। आत्म परिचय नामक कविता से लिया गया है, लेकिन ये जो आपका काव्य खंड है बच्चों, वो पूरा का पूरा आरोह भाग है ना। पाठ्य पुस्तक जो है आरोह से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको तो यही लिखना है कि भाई पद्य है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित जो कविता है वो आत्म परिचय से लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आपका पूरा जैसे जितने भी ये यहाँ पर आपका जैसे आत्म परिचय में पहला स्टेप हो गया, दूसरा मतलब खंड, जितने भी खंड हैं सभी में संदर्भ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, संदर्भ सब में सेम है। आत्म परिचय में कोई भी भाग आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में तो सबका सेम रहेगा बच्चों। तो यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश क्योंकि पद्य खंड है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक कहाँ से लिया गया, आरोह से। कहाँ से लिया गया बच्चों, आरोह से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय, संकलित मतलब लिखा गया, निहित, है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से ये अवतरित है या लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब इसमें प्रसंग की बात करें तो प्रसंग, जब इसका आप अर्थ समझ जाओगे तो अर्थ में क्या निष्कर्ष निकलता है वो उसका प्रसंग होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर कवि ने क्या कहा है कि मैं स्वयं को, जग मतलब पूरा संसार, जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब पूरे संसार के जीवन के बारे में कहा गया है। भार मतलब एक प्रकार से बोझ, उत्तरदायित्व लिए फिरता हूं मतलब अपने सर पर लेकर चलता हूं। यानी सुप्रसिद्ध गीतकार यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा जो सांसारिक गतिविधियां है, देखो ना, जग जीवन, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब पूरा जो जीवन का मेरी गतिविधियां हैं, मैं जीवन के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं पूरे संसार का मेरे सर पे बोझ है, ठीक है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, सांसारिक गतिविधियों को देखते हुए, हर प्रकार से समस्याओं को देखते हुए भी अपने जीवन में एकदम खुश रहता हूं, प्यार भरी बातें करता हूं, प्रेम से रहता हूं और हमेशा आनंदित रहता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। यहां पर कवि ने कहा है कि ऐसा मानो किसी ने मेरे मन भावनाओं को छू दिया है। देखो ना क्या बोला है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर,
ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे दिल की भावनाओं को, मतलब मेरे वीणा को, मेरे मन की वीणा को, है ना, या कि सांसों के जो तार लिए फिरता हूं, मतलब वीणा रूपी तार को छूकर झंकृत कर दिया है, छू दिया है, प्रफुल्लित कर दिया है, उत्साहित कर दिया है, और उन्हीं चीजों को लेकर, सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, उन्हीं चीजों को लेकर मैं अपनी जिंदगी में क्या है, जीता रहता हूं। याद करके उन्हीं यादों को, प्रेम तरंग को याद कर, सुखद यादों को याद करके जीता रहता हूं। ये चीज यहां पर बोला गया है। देखो अपने भाषा में लिखना बच्चों, फिर से समझेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं यानी खुद जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब यहां पर बच्चन जी पूरे सांसारिक गतिविधियों को देखते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी पूरी दुनिया की गतिविधियों को देखता हूं, है ना, सहेजता हूं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में संसारिक गतिविधियों के कितने भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं अपने प्रति सचेत रहता हूं, सजग रहता हूं, अपने उत्तरदायित्व, अपने जिम्मेदारियों के आधार पर करता हूं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हूं और हमेशा प्यार लिए फिरता हूं, मतलब हमेशा खुश रहता हूं। कर दिया किसी ने झंकार जिसको छूकर, मतलब यहां पर बच्चन जी कहते हैं कि मानो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने मेरे अंदर की वीणा को समझा, मेरे अंदर के भावनाओं को समझा और मुझे छू दिया, और इस प्रकार से प्रेम भरा कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, कि मैं इतना स्नेहिल हो गया, इतना प्रेम तरंग मेरे अंदर आ गया कि उनकी यादों में, सुखद स्मृतियों में जीता रहता हूं। ठीक है, ये चीज हो गया बच्चों। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। कहानी का सारांश समझो कि यहां पे कवि ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में कितनी भी गतिविधियां, संसार की कितनी भी गतिविधियां आ जाए, संसार का कितना भी बोझ हो, सब कुछ देखता हूं, पूरी दुनिया की चीजों को देखता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं और अपने जीवन में प्यार भरी बातों से जीता हूं, अपने जीवन में उन्माद सुखमय जीवन जीता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कुछ ऐसा व्यक्ति है जो मेरे अंदर की पीड़ाओं को समझा, जो मेरे अंदर की भावनाओं को समझा, या कि पीड़ा रूपी तार को समझा, जिसको ऐसा छू दिया कि उनकी ऐसी प्रेम कहानी या उनके हृदय प्रेम से मैं इतना सुखद अनुभव करता हूं कि उनकी स्मृतियों में जीता रहता हूं। ये आप अपने भाषा में जितने बार उसको पढ़ोगे भाई, आपके मन में विचार अलग अलग आता रहेगा, है ना। बिल्कुल इसको रट्टा नहीं मार रहा है कि किताब में जो लिखा है उसी को रटेंगे तो खत्म। तो यहां पर कवि ने किस बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में सीधा सजीव चित्रण किया है, तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं है ना, कि संसारिक गतिविधियों को अपने जीवन से तुलनात्मक वर्णन किया है। बस अपने भाषा में, आपकी गाइड में कुछ और लिखा है, आपकी किताब में कुछ, इससे मतलब नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए दूसरा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है उसको जो जग की ही गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। बिल्कुल सिंपल है। मैं मतलब स्वयं को, यहां पर कभी कहते हैं भाई, आपको संदर्भ तो सब में सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित जो कविता है आत्म परिचय से लिया गया है। इसके जो रचयिता है बच्चों वो कौन है, हरिवंशराव बच्चन जी हैं। स्नेह मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेम, प्यार, है ना। सुरा, सुरा मतलब क्या होता है, मदिरा, शराब का पान किया करता हूं, मतलब स्नेह सुरा, प्रेम रूपी मदिरा का, प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूं, मतलब सेवन करता हूं, यानी पीता हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, मतलब संसार में कैसी कैसी बातें चलती हैं, संसार में किस प्रकार से लोग हैं, उनको ध्यान में ना रखते हुए मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं और जीवन जी रहा हूं। मतलब कवि यहां पर जो संसार की गतिविधियों को देखते हुए अपने कविता में अपने जीवन को एक प्रकार से दर्शाया है कि संसार में कितनी भी गतिविधियां चल रही हो, किस किस के प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार, है ना, मतलब कैसे कैसे बातें करते हैं, कैसे वो प्रेम दीवाना, कैसे पागलपंथी है, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सीधा सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूं, यानी संसार का किसी प्रकार से कोई मुझे परवाह नहीं है, मैं सदैव प्रेम भावनाओं में डूबा रहता हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता। सिंपल है कि संसार में क्या हो रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कभी ना जग, जग मतलब संसार का, ध्यान किया करता हूं, ना जग, कभी न जग मतलब कभी नहीं, संसार का ध्यान किया करता, मतलब संसार में क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे बातें करते हैं, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। यहां से मैं अपने जीवन में किस प्रकार से जी रहा हूं वो चीज अंतर पड़ता है। जग पूछ रहा है उसको जो जग की गाते हैं। यहां पर कवि क्या कहता है कि आज की दुनिया भी ऐसी, आज का संसार भी बड़ा स्वार्थी है
लोग केवल उन्हीं को पूछते हैं जो उनका प्रशंसा करता है, मतलब जो संसार के बारे में प्रशंसा करता है, अच्छाई बुराई को ना देखते हुए केवल और केवल प्रशंसा करता है, उसी को लोग पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मेरे मन में जो इच्छाएं होती हैं, मेरे मन में जो प्रेम होता है, मेरे मन में जो भाव होता है, उसी को मैं मन में गीत के रूप में पिरोकर गाता हूँ। मतलब देश दुनिया में जो भी चल रही होती हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर की भावनाएं क्या है, मेरे अंदर का विचार क्या है, मैं अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या करता हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को एक गीतों के रूप में पिरोकर गाता रहता हूँ। ये चीज़ बोला है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करता हूं बच्चों। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। स्नेह सुरा कभी कहता है कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूं, अर्थात मुझे संसार का कोई परवाह नहीं। संसार में क्या है, मैं सिर्फ प्रेम के भाव में डूबा रहता हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता, मतलब संसार में क्या होता है इससे मतलब नहीं है, संसार में कैसे कैसे लोग किस प्रकार से बात करते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूं और खुश रहता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की कहते हैं, मतलब दुनिया भी बड़ी स्वार्थी है, संसार भी बड़ा स्वार्थी है। संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की व्याख्या करता है, संसार का प्रशंसा करता है, अर्थात संसार की जो चरण वंदना पे लिप्त रहते हैं, जो बाहरी दुनिया को उसे प्रशंसित करते रहते हैं, उन्हीं का लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं को लोग पूछते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं तो अपने भावनाओं के गीतों से पिरो करके गाता रहता हूं। मैं अपने अंदर के विचारों को देखकर अपने अंदर के जो प्रेम भाव है उसी में जीवन जीता रहता हूं। ये चीज वर्णन है बच्चों। मतलब यहां पर कवि ने क्या कहा है ना, कहने का मतलब यहां पर जो संसार में जो गतिविधियां चल रही हैं, संसार में जो गतिविधियां चल रही हैं वो अपने विचार के आधार पर उसको प्रस्तुत करना चाहता है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मनमौजी जीवन शैली का वर्णन किया है कि हम अपने जीवन में अपने आधार पर चलते हैं, किसी के कहने के आधार पर नहीं चलते बच्चों, ठीक है। काव्य सौंदर्य का मतलब ये होता है कि क्या क्या चीज वर्णन है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एकदम प्रेम है तो माधुर्य गुण है ना। यदि आपसे ना बने तो सरल और सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक दो आपको होना चाहिए ना। कवि ने क्या बताया है, संसार को स्वार्थपूर्ण जीवन बताया है कि संसार कैसा है, स्वार्थी है, ठीक है। सजीव चित्रण वर्णन किया है। यदि आपको यहाँ पे यदि थोड़ा भी यदि कोई प्रेम रूपी रस नजर आए तो आप लिख दो श्रृंगार रस होता है, तो ये आपका काव्य सौंदर्य हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए। मैं निर उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं होता बच्चों, उर मतलब हृदय के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार मतलब भाव, ठीक है। मैं निरुज के मतलब हृदय में, उपहार, उद्गार और उपहार में क्या अंतर है। उद्गार मतलब भाव, ठीक है बच्चों। उद्गार मतलब क्या होता है, भाव। और उपहार का मतलब तो आप समझ रहे हो, कोई चीज मान लीजिए आपको कोई तोहफा दे रहा हो। यहां पर कभी कहता क्या कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं अपने निजी जीवन में, अपने हृदय में, उर मतलब क्या हो, हृदय में, उद्गार लिए फिरता हूं मतलब अपने हृदय में प्रेम भरे बातों को लेकर चलता हूं, और हृदय में उपहार लिए भी फिरता हूं। मतलब कवि बच्चन कहता है कि मैं अपने हृदय में ऐसा प्रेम, ऐसा मनोभाव संयोजित किया हूं कि ऐसा लग रहा है जैसा कि उपहार लिए फिर रहा हूं। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कहने का मतलब ये जो बाहरी दिखावा है, अधूरी दुनिया है, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर जो इच्छाएं होती है, मेरे अंदर जो स्नेह होता है, जो मेरे अंदर प्रेम होता है, उसी चीज को मैं संसार में लेकर चलता हूँ। बाहरी दिखावे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में स्वार्थी और आडंबर से भरा दुनिया है ना। केवल और केवल हम संसार को न देखते हुए अपने सपनों को प्रेम में इस संसार में विचरण कराते हैं। कहने का मतलब जो अपना स्वप्न है, हमारा जो सोच है, उसको हम संसार में साकार होना देखते हैं। यानी हम अपने सपनों को संसार में उकेरना चाहते हैं कि हम जो सपने देखते हैं उसको प्रेममयी संसार में विचरण कराते हैं। देखिए ना, पहले बोला क्या है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अपने हृदय में प्रेम भाव लिए बैठा हूं। मैं निज उर के उपहार और इस प्रेम भरे उपहार को भी लिए चलता हूं।
मैं अपनी गीतों कविताओं को क्या करना चाहता हूँ, संसार को दिखाना चाहता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार को ना मुझको भाता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संसार की बाहरी आडंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है यह अपूर्ण संसार ना मुझको पाता। मतलब जो संसार में अधूरी कहानी है मुझे बिल्कुल वो सही नहीं लगती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। संसार मेरे अनुसार जो है, कवि के अनुसार जो है, संसार बिल्कुल अधूरा प्रतीत होता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, क्योंकि भाई ये संसार बड़ा क्या है, स्वार्थी है, आडंबर से परिपूर्ण है। लेकिन मैं अपने जो स्वप्न है उसको प्रेममयी संसार में विचरण करना देखता हूँ, है ना। मतलब ये चीज यहां पर बताया है। तो यहां पर कवि ने क्या बताया, जैसे काव्य सौंदर्य लिख दोगे तो क्या बताया है, कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है, बताया कि नहीं। अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मतलब ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। शांत की भावना है, मतलब शांत रस का यहां पर वर्णन है। ठीक है, काव्य सौंदर्य में यही तो है कि यहाँ पे कौन सी शैली ली गई है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, कौन सा है ना विचार यहाँ पर प्रकट किया गया है, ये चीज यहाँ पर रहता है। और यदि बात करोगे कि यदि प्रसंग लिखोगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से कवि कहना क्या चाहता है, यानी दिल में जो बसाया है क्या, उद्गार भाव। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय में जो उद्गार व्यक्त करते हुए है ना जीवन शैली का वर्णन किया है। मतलब अपने हृदय में जो भरे हुए प्रेम भाव है ना, अपने हृदय में भरे हुए जो एक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा है। ठीक, ये चीज हो जाता है संदर्भ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने हृदय में जो भाव निहित है उसका वर्णन किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगले नंबर पे चलते हैं। आज हम 5 भाग कर लेंगे, टोटल 10 खंड है इसके। यानी जो पहला ये आत्म परिचय, उसमें हमारा ये चौथा खंड चलेगा। मतलब अगला जो पैराग्राफ है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं मतलब स्वयं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कितना सब बढ़िया है। क्या बोलता है कवि कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जला रहा हूं। जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं कि मतलब अपने हृदय में अग्नि रूपी जो दहन है, ज्वाला है, उसको जला करता हूं। मतलब एक प्रकार से कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जलता रहता हूं। मैं जला हृदय में मतलब अपने हृदय में जलाता हूं, अग्नि रूपी प्रेम दहा करते हैं। मतलब यहां पर कवि क्या कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में, मैं जल हृदय में मतलब मैं स्वयं हृदय में प्रेम की अग्नि जला करके प्रज्वलित करके उसमें मैं जला करता हूं। अर्थात उस प्रेमाग्नि में प्रसन्नता पूर्वक स्वयं का तपाता हूं। मतलब उस जो अग्नि रूपी प्रेम है उसमें स्वयं को अपने तपाता रहता हूं। इतना लिप्त हूं संसार से, बाहरी दुनिया से, आडंबर से मतलब नहीं है। मैं अपने जीवन के प्रेम में बिल्कुल मंत्र मुग्ध हूं बच्चों, है ना। यहां पर ये बताया है। फिर सुख दुख दोनों के मग्न रहा करता हूं। मतलब इस बीच में चाहे कितना भी सुख हो जाए, आने वाले दुख या सुख दोनों की मैं एक प्रकार से यानी समभाव में लेता हूं, यानी समान रूप से लेता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यहां पर कवि ने क्या कहा है कि कवि संसार के दूसरे लोगों को उद्धृत करते हुए कहा कि लोग संसार रूपी सागर में पार उतरने के लिए नाव रूपी नाना प्रकार से एकत्रित फिरते रहते हैं। मतलब जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मतलब इस संसार को पार करने के लिए, समझो ना, संसार रूपी जो सागर है इससे पार करने के लिए कई प्रकार की नाव बना रहे हैं। मतलब कवि का कहना यह है कि इस पूरे संसार में लोग क्या करते हैं, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कई प्रकार के नाव बना रहे हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। अर्थात यहां पर देखिए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मतलब लोग जो संसार रूपी सागर है उसको पार करने के लिए तो नाव बना रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं इस संसार के जो प्रेजेंट लहर है, भाई लहर में ही बहूंगा। संसार का जो प्रचंड लहर है इसमें मैं रहता हूं और इन हिलोरों में बढ़िया डूबते उतरते रहता हूं, बहते रहता हूं। ठीक है, तो यहां पर कवि ने क्या बताया है, अपने सुख दुख देखो जरा कि संसार में कितनी भी सुख दुख आ जाए। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चन ने सुख दुख अवस्था में किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से अपने आप को संभाल कर रखना है, उसका वर्णन किया है। मतलब प्रस्तुत पद्यांश में कवि बच्चन ने
अपने ही सुख दुख को, दोनों अवस्थाओं के प्रति किस प्रकार से जीवन जीना, इसका वर्णन किया है। ओके, चलिए तो आज का आखिरी है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। जैसे मैं मतलब स्वयं, यौवन क्या होता है बच्चों, युवावस्था, जवानी जिसे बोलते हैं। उन्माद का मतलब क्या होता है, मस्ती, जोश, पागलपन, बहरापन। मतलब यहाँ पर कवि कहना क्या चाहता है कि मैं अपने जीवन में एक युवा की तरह, जिस प्रकार से युवा के जीवन में मस्ती, जोश, पागलपन ये सब चीज़ होता है, उसी तरीके से मैं अपने जीवन में लिए चलता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कभी यहाँ पर कहता है कि ये युवा की तरह, जो उसका युवावस्था होता है, उसमें जो पागलपन होता है, मस्ती है, उसके लिए, उसके जैसे ही मैं अपने जीवन में लिए फिरता हूँ। उन्मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब क्या है, दुख, पीड़ा, कष्ट, उदासी, निराश, विषाद, खेद, ये सब अवसाद है। तो एक प्रकार से जो युवा होता है, उसके जवानी में जो पागलपन होता है, युवावस्था में जो मस्ती होता है, उस तरीके से लिए फिरता हूं। और अपने जीवन में कई स्मृतियां हैं, मेरे जीवन में कई स्मृतियां हैं, जिसमें कष्ट भी है, उदासी भी है, पीड़ा भी है, उन सभी को मैं लेकर चलता हूं। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती और भीतर, कहने का मतलब जो मुझे अंदर और बाहर कभी कभी क्या करती है, वो जो दुखद स्मृतियां हैं, वो अंदर और बाहर क्या है, दुखों से याद दिलाती है, रुलाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में दुख को भूल करके सुखद स्मृतियों को अंदर सजो करके गाता फिरता रहता हूँ। हाय मैं किसी की याद फिर लिए फिरता हूँ। मतलब जो दुख रूपी स्मृति होती है, मैं किसी के लिए भले ही अंदर से टूट चुका हूँ, लेकिन फिर भी बाहर से ओंठों में मुस्कान लिए फिरता हूँ। अंदर की जो मतलब जो दुख है उसे दिखावा ना करके हमेशा मुस्कुराते हुए चलता हूँ। यहाँ पर ये कभी बोला है ना, बोला देखिए, मैं यौवन का एक प्रकार से युवावस्था में जीवन जैसा होता है उसके रूप में तुलना किया है। युवावस्था में क्या होगा, है ना, मस्ती होगा, जोश होगा, पागलपन होगा, है ना, अवसाद है, दुख का, पीड़ा, कष्ट भी होगी, कभी कभी रोना भी आएगा, कभी कभी मस्ती भी होगा, है ना, कभी कभी ना चाहते हुए भी हंसना पड़ेगा। तो ये चीज यहां पर कवि ने कहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अपने युवावस्था का मस्ती जोश लिए फिरता रहता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, और इसी मस्ती जोश में दुख भी आ जाए, कष्ट भी आ जाए, लेकिन फिर भी उसे भूल करके मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मतलब भले ही अंदर कितना दुख हो, कितना भी कष्ट हो, हताश हाथ लगी हो, लेकिन बेपरवाह किए बिना मैं मस्ती में डूबा रहता हूं और मस्ती ही लिए घूमता रहता हूं। मतलब एक प्रकार से खुश लिए ही घूमता रहता हूं, अंदर से दुखी नहीं रहता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कहने का मतलब ऐसी घटनाओं से अंदर से तो रोता हूं, लेकिन बाहर से ओंठों पे मुस्कुराहट बनी रहती है। मन ही मन कितना भी रोता रहूं, लेकिन मुझे अंदर की ऐसी चेष्टाएं जागृत करनी होती है कि सिर्फ और सिर्फ मैं दिखावा के लिए ही भाई सही, लेकिन ओंठों में उस मुस्कान लिए फिरता रहता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। वही चीज़ है कि भाई अंदर मैं किसी भी चीज़ को याद करके कितना भी रोता हूं, लेकिन जो बाहर है वो मुस्कुराहट से देखने से ये कभी नहीं लगेगा कि अंदर से ये दुखी है। ये चीज़ यहाँ पर वर्णन की है। मतलब इसमें एक प्रकार से कवि ने अपने जीवन के अतिरिक्त जो सामंजस्य हैं, जो दुख हैं, उनके बारे में वर्णन किया है। मतलब जीवन में यौवन अवस्था है, मेरा जीवन एक ऐसा है जो कि एक युवा की तरह है, पागलपन भी है, अंदर से जोश भी, मस्ती है, ये सब चीज़ लिए घूमता हूँ। अंदर से भले ही कितना कष्ट हो जाए, बीच में कितना दुख हो जाए, लेकिन उन चीज़ों को भूल करके, पुरानी स्मृतियों को याद करके, मन में सजो करके, प्रेम रूपी वीणा लेकर के बेपरवाह घूमता रहता हूँ, मस्ती से घूमता हूँ। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसाती है और अंदर रुलाती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है, दुखद स्मृतियां होती हैं, जिसे अंदर सजो रखता हूँ, लेकिन ओठों में मुस्कुराहट लिए रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कितना भी याद हो जाए, मन में ही मन कितना ना, प्रियतम की याद में मन कितना रोता फिरता हूँ, लेकिन अंदर से सिर्फ रोता हूँ, लेकिन बाहर ओठों में मुस्कान लिए फिरता हूँ। ये चीज़ है बच्चों यहाँ पर। तो ये 5 एक प्रकार से पैराग्राफ कंप्लीट हो। यहाँ पर देख सकते हैं 5 पैराग्राफ मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अगले लेक्चर में 5 पैराग्राफ करूँगा। ठीक है, फिर मतलब 3 पार्ट होंगे, और एक गीत को एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को पढ़ते चलना है, समझना है,
इसका क्वेश्चन आंसर भी आएगा, जैसे हर चैप्टर का 10 क्वेश्चन करूंगा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम देख लेना। और हाँ बच्चों, नोट्स जल्दी इसके शुरू हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर के नोट्स बनने शुरू हो गए हैं। और जैसे अभी चैप्टर 8 तक कंप्लीट है, चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, टोटल चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है, 15-16 चैप्टर है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन पर काम चलेगा। जिसको भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना 9685, लो भैया 9685 तो 98 लिख दिया। लिखना है तो लिख सकते हैं 9685 29 91 49। अभी पूरा नोट्स नहीं बना है, लेकिन नोट्स मिलता रहेगा। जिसको भी खरीदना है वो खरीद सकता है। अभी 8 चैप्टर है, धीरे धीरे करके ग्रामर पोर्शन वगैरह सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो ये नंबर इसलिए दिया जा रहा है कि मान लो कभी बाद में कोई बच्चा देखे नोट्स लेना है तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 12th क्लास का हिंदी का नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।